हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज राठौर और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। आज ग्रेविटेशनल के लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसका डिडक्शन करेंगे। ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? तो इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो देखो, तो भी मैं बता दूं कि न्यूटन ने एक चीज़ अज्यूम की। देखो, न्यूटन का जो केपलर का लॉ था, तो उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा अगर ऑर्बिट है, हमारे अर्थ का अगर हमने मान लिया ऑर्बिट जो सन से जो रिवॉल्व करता है, तो वो जो ऑर्बिट है तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम उसके बीच में दो एक्सिस बनाए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक एक्सिस होगी छोटी जिसको हम माइनर एक्सिस, और एक एक्सिस होगी बड़ी जिसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं। ठीक है। तो न्यूटन ने फिर उसके बारे में सोचा कि अगर ऐसा कोई प्लैनेट होगा, ऐसा कोई प्लैनेट जो किसी स्टार को सराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि हमारा ये एक सन है, इसको सन बोलेंगे। हाँ। और कोई प्लैनेट इसको एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, तब अगर एक प्लैनेट किसी सर्कुलर ऑर्बिट में किसी सन को रिवॉल्व कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगता है जो कि होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, तो वो देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, तो सपोज ये यही है ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, और अगर यहाँ पर ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे ही तो नहीं घूमेगा कि हाँ पहले से मुझे एक फोर्स दिया है और मैं एक सर्कुलर डायरेक्शन में घूमा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका मतलब है उस पर फोर्स वो अभी भी एक्ट हो रहा है। ठीक है। और अगर यहाँ से फोर्स देना बंद किया जाए, यहाँ से फोर्स नहीं दे, अंदर जो एफ लग रहा है फोर्स, तो वो नहीं देंगे, तो ये क्या है, ये अगर हमने माना रेडियस, तो इसके परपेंडिकुलर ये अगर ये मोशन में है, और यहाँ से अगर हमने फोर्स देना बंद कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो भी है वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो न्यूटन के ने क्या अज्यूम किया वो देखेंगे, बुक में दिया एक मिनट। न्यूटन made a assument in the planetary motion considering the orbit of the planet to be the circular. Newton accounted the gravitational force between the sun and the planet for the centripetal force and the planet revolve it. The magnitude of the centripetal force of planet, its orbit is given by F is equal to mv square upon r, where m is the mass of the planet and v is the velocity of a planet. देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, नहीं दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ द प्लैनेट। तो वहाँ पर अब सपोज वो जो प्लैनेट है, ये हमारा सन है, और ये अपनी सन क्या बोलते हैं, अर्थ की ऑर्बिट है। अर्थ मतलब यहाँ पर इसको रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ पे कितना सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली कितना सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो आज हमें दिखाना है। तो सुनो, सेंट्रीपेटल जो फोर्स है, तो उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम वी, सॉरी ये तो अलग है, 2 पाई आर अपॉन, शायद उसका रेडियस था, हाँ, और टाइम, ये टाइम जो है ना वो है एक पीरियड रिवॉल्व होने के लिए। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्यूशन कर रहा है किसी चीज का, तो जहां से स्टार्ट हुई थी पॉइंट ए से पॉइंट ए तक खत्म होने को जितना टाइम लगेगा, वो यहां पर टाइम पीरियड रिक्वायर टू कवर 1 रिवॉल्यूशन। जैसे कि हमारी अर्थ को 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं, वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, पता समझ गए? ओके। सो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना पीरियड लगेगा, वो यहाँ पर हमें निकल पाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब है कि हमारा जो सर्कमफरेंस होता है सर्कल का, तो वो हमें सर्कमफरेंस यहाँ पर लिखना है। ठीक है। सो ये हमारा उसका फॉर्मूला है। और देखो, हमें सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला पता है,
बट हमें एक्चुअल में निकालना है कि पूरे अर्थ पर कितना सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट हो रहा है। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज गिवन बाय द वेयर द सेंट्रीपेटल फोर्स इज एक्सर्ट एज। ये देखो बुक में दिया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ अ प्लैनेट इन ऑर्बिट इज गिवन बाय, ये देखो सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ जो हमारा प्लैनेट है तो वो है mv²। F इज इक्वल टू mv² अपॉन r है, शायद r है ना, हाँ mv² अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पर m जो है वो है मास ऑफ प्लैनेट, v क्या है, हमारे जो v है वो है वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इन सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हमने F फोर्स इज इक्वल टू, तो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स क्या था, तो V जो है ना हमारा, V क्या है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है 2 पाई r अपॉन t। तो हमने ले लिया m इंटू V की जगह पर 2 पाई r अपॉन t, 2 पाई r अपॉन t, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख दो अपॉन r, यहाँ पर समझ गए, ठीक। सो F इज इक्वल टू m का m ही आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t अपॉन r, ठीक है। अभी फोर्स इज इक्वल टू ये जो t है तो ये नीचे चले जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में, अगर हमने यहाँ पर 1 लिया 1 अपॉन r तो ये क्या होगा m4 पाई स्क्वायर, ये ऐसा, तो हमने t को नीचे ले लिया ऐसा समझ लो, तो ये क्या होगा 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है, एग्जैक्टली हाँ ऐसे लिख देंगे। देखो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई स्क्वायर, कहीं पर भी लिखे तो भी चले, फिर m अपॉन टी स्क्वायर, देखो यहाँ पर टी स्क्वायर है मैंने लिखा नहीं, और यहाँ पर r, और क्या है r स्क्वायर, इतना समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद F इज इक्वल टू, अगर हमने 4 पाई स्क्वायर m इसको साइड में लिख दिया, जैसे कि 4 पाई स्क्वायर m, और जो r स्क्वायर है क्या है r स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ये लिख दिया। उसके बाद क्या रह गया, हमारा r रह गया, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन r, मल्टीप्लाई भी हो सकता है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक, तो 1 अपॉन r लिख दिया। इसके बाद अब मुझे बताओ, अगर मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया और इसको भी ब्रैकेट कर दिया, तो देखो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, देखो पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, वो 3.141 कहीं पर भी जाती होगी पर कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई का स्क्वायर कांस्टेंट है, और मास, देखो यहाँ पर एक बात लिखनी देगी कि मास ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। देखो मास ऑफ प्लैनेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कि ऐसा नहीं है कि आज अर्थ पे 30 ग्राम वजन बढ़ गया, 30 ग्राम वजन बढ़ गया, कांस्टेंट रहेगा मास भी। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट, मतलब ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसके बाद r स्क्वायर, r क्या है, रिवॉल्यूशन टाइम, तो हमारा r जो है ना वो भी कांस्टेंट है, टाइम तो हमेशा कांस्टेंट होता है, r स्क्वायर कांस्टेंट, t स्क्वायर कांस्टेंट, तो मैंने लिख दिया इन सबको मिलाकर, मैंने बोल दिया कि ये पूरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख दिया कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन r, ठीक है, 1 अपॉन r तो कांस्टेंट है। अब F इज इक्वल टू, अब F इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट जो है ना उसको इधर कर दिया, मतलब कांस्टेंट को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला प्रोपोर्शनलिटी को हम कांस्टेंट बना सकते हैं, अगर हमारे पास कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन है F इज इक्वल टू m, ऐसा कोई है प्रोपोर्शनलिटी, कि तो हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू Km,
ये के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो सकता है। वैसे ये जो कांस्टेंट है इसको हम के मानेंगे, कुछ भी मान लो, ये कांस्टेंट है ना, तो इसको अगर हम करेंगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यही हमारा हो जाएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, 1/r, सॉरी गलती हो गई क्या, एक मिनट, स्क्वायर लिखना रह गया, ये आर स्क्वायर है हाँ यहाँ पर। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही था आज हमारा लेक्चर नंबर 3, बहुत इजी था। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर कुछ डिफरेंट टॉपिक लेके आएंगे। सो तब तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।